नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अच्छा, इससे पहले कल वाले में लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया और आपका लेंस हो गया। सिंगल लेंस होगा तो सिंगल लेंस से आप क्या क्या करा सकते हैं, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, लेंस कैसे बनेगा, उस लेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका हो गया। ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि अगर दो थिन लेंसेज को कांटेक्ट करके आसपास रख दिया जाए तो उनके फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा, या फोकल लेंथ कुछ बढ़ेगा घटेगा, ये करना है आपको। दूसरा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लेंसेज आप पढ़ रहे हो वो थिन होने चाहिए, थिक नहीं होने चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी थ्योरी है, वो सब के सब थिन लेंसेज पर वैलिड है, ठीक। अब हुआ क्या, आपको करना क्या है, देखो ये आपका रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट आप एक्सटेंडेड भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। और दूसरा जो रे है वो हमेशा याद रखो प्रिंसिपल एक्सिस से ही जाता है, वो एज इट इज वो चीरता हुआ निकलेगा, इमेज वो बना देगा वो। अब आप यहां एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, ऑब्जेक्ट एक्सटेंड भी कर सकते हो, चाहे पॉइंट ले लो, कोई मतलब, हमको सिर्फ रे से मतलब है। ऑब्जेक्ट से हमारा रे निकला, पहले लेंस, अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपका सेकंड लेंस है वहां। अगर पहले लेंस पे यहां लाइट पड़ी तो लेंस क्या करेगा, उस लाइट को थोड़ा सा रिफ्रैक्ट कर देगा, रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहां पर लाइट पहुंची, रिफ्रैक्ट करेगा, तो एक्चुअल इमेज जो होनी थी वो यहां बननी थी। अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो पहला लेंस इमेज यही बनाता, आई डैश पे बनाता। लेकिन जैसे ही पहले लेंस से लाइट निकली, क्योंकि दूसरा और प्रेजेंट था, दूसरा प्रेजेंट था, तो दूसरा लेंस भी किस नेचर का होता, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग। तो वो लाइट को और कन्वर्ट करेगा, मतलब इमेज को और पहले ही कन्वर्ट करा देगा। तो जब लाइट दूसरे लेंस में एंटर करती है तो वो और कन्वर्ट करा देगा और इमेज को और पहले बनवा देगा। समझ में आया। आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, समझ आया। आई डैश सेकेंड लेंस के लिए क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। बाकी एज इट इज, इसका फोकल f1, इसका फोकस f2। पहले ऑप्टिकल से, पहले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पहले इमेज की दूरी आई डैश थी, आई डैश इमेज थी तो v डैश। और पहले ही ऑप्टिकल सेंटर से फाइनल इमेज की जो दूरी थी वो v हो गई। एज इट इज जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो u हो गया। आप लेंस फॉर्मूला लगाइए पहले लेंस के लिए, ठीक है। अप्लाई, अप्लाई लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाओ पहले लेंस के लिए। तो पहले लेंस का फोकल लेंथ क्या है, 1/f1 इज इक्वल टू 1/1 वी डैश। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v फिलहाल पहले लेंस के लिए v की जिम्मेदारी कौन लेगा, v डैश लेगा। तो 1 ये v डैश माइनस 1/u, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। सेम काम अब आप सेकेंड लेंस के लिए करो। तो आप लेंस फॉर्मूला सेकेंड लेंस के लिए लगाओ, सेकेंड लेंस के लिए, सेकेंड लेंस के लिए लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू 1/, अब सेकेंड लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करो, सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपस में जोड़ दो। तो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दो। तो फर्स्ट इक्वेशन है 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन है 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/u। ठीक, जोड़ना है, ठीक है, जोड़ लिया 1/u, ठीक है। प्लस जोड़ोगे, ठीक है, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, अरे ये तो करने से आ गया, u 1/v माइनस u, जोड़ोगे अगर, नहीं जोड़ो नहीं, घटा दो, घटाओ, अगर सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1/, ये माइनस v डैश माइनस 1/u माइनस 1/v
माइनस माइनस प्लस 1/u, और ये 1/- और ये प्लस कट गया, 1/f1 माइनस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/v। ये वाला ये इसको जरा सही करो तो ये वाला इक्वेशन जरा फिर सही करो, बाकी सही था। हाँ चलो, सेकंड इक्वेशन में जरा फिर से चेक करो। सेकंड लेंस के लिए, सेकंड लेंस का हो गया 1/f2, ठीक है। इमेज होता है तो 1/v, ठीक है। सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है? सेकंड लेंस का आई डैश है ना, उसका डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा, वो वहां यू लिख दिया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ एक्चुअल क्या रहेगा? वी डैश। वो इसलिए रखा गया है वी डैश क्योंकि सेकंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट है, सेकंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली कौन है? आई डैश है। ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी दूरी रखनी है, तो ये हो जाएगा वी डैश। उसके बाद सही था, वो यू रख दिया था। अब एज इट इज फिर आप इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस नहीं v डैश माइनस 1/u इज प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। अब ये v डैश प्लस में है और एक माइनस में है, इधर वाला 1/v डैश माइनस में है, इधर वाला 1/v डैश प्लस में है। फिर उसके बाद लिख लो, तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल, ये प्लस में है तो इसको पहले लिख दे रहे हैं, तो ये 1/v, ये माइनस में है तो इसको बाद में 1/u, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन का। अब यहीं से जरा आप चेक करो, हमको पता है बट द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1 2 3, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन और इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन। अब आप ये बताओ, तीसरे और चौथे इक्वेशन को जरा कंपेयर करो। तीसरे और चौथे कंपेयर करोगे तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? सेम है, इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा। तो कंपेयर करके आप लिख सकते हो कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो कभी कभी आपको लेंस कंबाइन में दे देगा, डायरेक्ट लेंस आपसे पूरे लेंस का फोकल लेंथ, जैसे एग्जांपल के तौर पर इस वाले लेंस का मान लो, इस वाले लेंस का फोकल लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है और इस वाले लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा गया क्वेश्चन कि एक ऐसा लेंस है जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, एक ऐसा लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। दोनों थिन लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में लाके चिपका के रख दिया। अब पूरे सिस्टम का टोटल फोकल लेंथ आप बताओ कितना होगा? तो टोटल फोकल लेंथ बताने के लिए आप ऐसे करोगे 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम कितना आएगा? 10, नीचे 10 हो जाएगा, 5 ऊपर कितना हो जाएगा? 2, 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, 3/10, वो रिवर्स करोगे तो 10/3, 10/3 का मतलब 3.33, मतलब कि जो पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा वो लगभग 3.33 आएगा। ठीक, आता है क्वेश्चन, ये उसमें देंगे, वो सेंटेंस लिख के देंगे, इफ द वन लेंस हैव फोकल लेंथ इतना एंड द सेकंड फोकल लेंथ है इतना एंड दीज आर कंबाइंड विद आईपी बाई कॉनकेव लेंस, वो करके आपको बकायदा दस देंगे। अब चाहे कॉन्वेक्स लेंस होगा चाहे कॉनकेव होगा, बस ध्यान रखिएगा लेंस स्थिर होनी चाहिए और कांटेक्ट में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिज्म। प्रिज्म लिखो, a prism is a portion of a prism is a portion of a prism is a portion of a transparent medium generally
generally made of crown, generally made of crown or flint glass, FLINT, flint glass, and bounded by three planes intersect in three parallel straight lines. अब जैसे क्योंकि प्रिज्म आपका एक 3D फिगर होता है, ठीक है, 10th में देखा भी होगा, 3D फिगर है, तो उसको अगर बनाना चाहो तो मान लो इसको ऐसे बना लो, फिर इसको ऐसे कर लो, और फिर अब एक्चुअली क्योंकि 3D फिगर है, आप इसको इमेजिन करो ऐसे इधर एक ट्रायंगल है और सेम ऐसे ही लेंथ में जा रहा है, इधर से देखोगे तो वो ट्रायंगल दिखेगा, और जब घूम के इधर से देखोगे तो भी आपको एक ट्रायंगल ही दिखता है। बट क्योंकि जब हमें कॉपी पे बनाना होता है, बुक इस पे बनाना होता है, तो हम डायरेक्टली उसका 3D फिगर ही बनाते हैं, डायरेक्ट हम सिर्फ उसका आगे वाला हिस्सा ही बनाते हैं कॉपी पे। बट आप इमेजिन करो कि 3D है, तो 3D है तो इसके पीछे भी इसका पोर्शन होगा ही होगा। जैसे आप इसको देखते हो, मैं इसको तो आपको सिर्फ सामने वाला दिख रहा है, पीछे भी है इसके, सेम वैसे ही प्रिज्म का सिर्फ आगे वाला हिस्सा हम सिर्फ बनाते हैं कॉपी में, सिर्फ आगे वाला। बाकी ये जिस ग्लास से ये बनता है वो ग्लास होता है क्राउन ग्लास, और आप उसको फ्रंट ग्लास ही बोलते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका क्रिटिकल एंगल आपको हम बताए हैं। क्राउन ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना था याद है? 24 डिग्री, और डायमंड का क्रिटिकल एंगल इसी का उल्टा था, 42 डिग्री। तो क्योंकि क्राउन ग्लास का क्या है, ये एक रीजन है, क्राउन ग्लास का क्रिटिकल एंगल कम होता है, तो इसके अंदर से जब लाइट पास करती है तो लाइट को ये आसानी से रिफ्रैक्ट भी कर देता है, उसको डिस्पर्स भी कर देता है, तोड़ भी ले जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन एज इट इज नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड है, आपसे इसका पूछा जाएगा कि किसी भी व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो लाइट कैसे पास करेगी, वो सब आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। अब पहले क्योंकि आप समझ लो, फिर आराम से फिगर बनाओ, और थोड़ा फिगर आप बड़ा ही बनाइएगा कॉपी में भी अपने, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी लाइंस आएंगी और बहुत सारी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो एक घचमस हो जाएगा। ठीक, अब देखो, पहली बात, एक चीज आप नोट डाउन कर लो कहीं पे, कि जो आपका बेसिकली प्रिज्म होता है उसको हम एज अ ट्रीट करते हैं एक तरीके का, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होता है वो। तो प्रिज्म आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल्स, क्योंकि इसके पास जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स थीटा इसके कितना होंगे, 60 डिग्री के होंगे। और क्योंकि इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो प्रिज्म में जितने भी उसकी साइड्स होती हैं, मतलब ये जितनी भी इसकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। एंगल ऑफ प्रिज्म आप पहचानोगे कैसे, तो समझ लो, जिधर से लाइट, जिस सरफेस से लाइट इंटर करेगी और जिस सरफेस से लाइट बाहर निकलेगी, उन दोनों सरफेसेस को जब आप आगे बढ़ाओगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों जहां कट करेंगे, वो हिस्सा कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे अगर मैं इसमें लाइट को, व्हाइट लाइट को अगर मैं इस प्रिज्म के अंदर इंटर करता हूं, तो ये आपका हो गया एक व्हाइट लाइट, ठीक है, और ये जो लाइट होगी, इस व्हाइट लाइट को आपने बोला, इसको नाम दिया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। अच्छा, ये कौन सी थी, ये थी आपकी व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, वो भी तोड़े उड़ेगा।
अकॉर्डिंग टू रूल तुरंत आप यहां पर क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो तुरंत आपने यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, तो डेंसर से रेयर में क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ ये थोड़ा सा बेंड हो गई, तो ये लाइट आपकी थोड़ी सी बेंड हो गई। ये जो लाइट अंदर है, ध्यान से, ये जो लाइट अंदर है, इस अंदर वाली लाइट का नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ये अंदर वाली लाइट का नाम है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, नॉर्मल से जो एंगल बना, नॉर्मल से जो एंगल ये बना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से ये जो एंगल बना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। हो गया। अब उसके बाद क्योंकि ये लाइट इस सरफेस पे टकराई, तो अकॉर्डिंग टू रूल आप तुरंत फिर से इस सरफेस पे क्या ड्रॉ करोगे, एक नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब लाइट क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है, तो डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे जाती है, तो ये लाइट निकल गई यहां, ये लाइट आपकी बाहर आ गई। ये जो लाइट आपकी बाहर आई है, इस बाहर वाली जो निकलती है लाइट, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, क्योंकि ये इमर्ज हुई है, बाहर निकली है, तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। और यहां पे जो एंगल बनता है नॉर्मल से, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस या एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक, अच्छा, यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे ही तो है, उससे भी नॉर्मल से, तो ये भी कौन सा एंगल होगा। तो क्योंकि दो बन गया, इसीलिए इसको एक बोलते हैं R1 और दूसरे का नाम हो गया R2। समझ आया, क्लियर हो गया यहां तक, ये था इसका। अब आपको करना क्या है, देखो, जिस सरफेस से लाइट इंटर की, तो लाइट इस सरफेस से इंटर की, तो आप ये सरफेस पकड़ लो, और जिस सरफेस से लाइट निकली है आप ये सरफेस पकड़ लो। इन दोनों सरफेसेस को आप बढ़ाते, किसी भी एक साइड बढ़ाते जाइए, जहां ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे को कट कर दिए, तो कट करने के बाद वहां जो एंगल बनेगा, वही एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बच्चे हमेशा ध्यान में, ये वाला जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। बच्चे क्या है, किताबों में क्या है कि हमेशा लाइट वो इधर ही से एंटर कराते हैं, तो बच्चे रट लेते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म यही है। एंगल ऑफ प्रिज्म ये भी बनेगा, ये भी बन सकता है, बस उसके लिए लाइट इधर से आनी चाहिए और इस वाली से। तो अगर इधर से लाइट इंटर की और ऐसे निकल गई, इससे घुसी इससे बाहर, तो एंगल ऑफ प्रिज्म फिर ये हो जाएगा। इधर से लाइट आई और ऐसे करते हुए वो इधर से लाइट चली गई, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो गया। फिलहाल ये लाइट इधर से गई, इधर को निकल गई, तो इसीलिए एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो गया। समझ आया, क्लियर हुआ, चलो बना लो। चलो, ये प्रिज्म अगर आपको बनाना हो, एक ट्रायंगल बना लो आगे और एक ट्रायंगल बना लो पीछे, जैसे क्यूब बनाते थे। ठीक है, इसका ऊपर से ऊपर ज्वाइन कर लो, और ये थोड़ा सा इधर ज्वाइन कर लो, ये थोड़ा इधर। 3D फिगर है ना, थोड़ा दिख जाएगा, जैसे क्यूब बनाते थे वैसे आगे पीछे कर लो। बाकी अगर नहीं है तो गूगल कर लेना, वो तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा था कि मिरर, उसका इमेज फॉर्मेशन, उसका डेविएशन। प्लेन मिरर डेविएट होता था, इमेज को डेविएट करता था। प्लेन मिरर कितना डेविएट करता था, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर 180 माइनस आई। और जब दो मिरर रहते थे किसी एंगल पे, तो 360 माइनस 2 थीटा। जब लेंस रहता था आपके पास, तो लेंस के द्वारा जो डेविएशन होता था वो होता था सीधे सीधे I माइनस आर या R माइनस है, जो भी एंगल बड़ा होगा उसमें से आप छोटे वाले को माइनस कर दीजिएगा। आपको फिर से एक बार करना है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, डालो बड़ी, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। फिगर लगेगा फिर से, यही सेम फिगर लगेगा, बाकी अभी क्या करना बता रहे हैं। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। अब देखो करना क्या है, सोचो, अगर ये जो इंसिडेंट है, अगर इसको भटकाया ना गया होता, तो ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट ऐसे ही सीधे चली जाती कि नहीं चली जाती,
अगर वो डेविएट हुई ना उतने से। और ये जो इमरजेंट वाली अगर यहां ना होती तो इसको पीछे एक्सटेंड करो तो ये एक्सटेंड हो गए यहां। अब ये जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट किए तो यहां पे जो ये एंगल बनता है उसी को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ आया, क्लियर हुआ। अब आप जरा ध्यान से देखो डेविएशन में एक चीज और, पहले तो आपने हेडिंग लिख लिया, फिर आप पूरा फिगर बनाओगे पूरा, उसके बाद जरा नामकरण कर लो। इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी और इसको बोल दो सी। यहां जो नॉर्मल दोनों एक दूसरे को कट की सी, और इस वाले पॉइंट को डी। अब जरा फिगर ध्यान से देखना, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। दिखा कि नहीं दिखा? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। दिखा? फिगर बार बता दे रहा हूं। यही है, यहां A है, यहां आपका B है, यहां आपका D है और यहां आपका C है। यही है आपका, ठीक है। अब आप ये बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला, ये तो हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ऊपर हो गया, ठीक है। ए प्लस ये बताओ, ये पूरा कितना है? पूरा 90 है ना, ये हो गया 90 प्लस, अच्छा इधर से ये भी पूरा डी वाले से लेके पूरा, ये पूरा क्या हो जाएगा 90, तो ये हो गया तुम्हारा 90, ठीक है। प्लस अभी बच रहा है ये वाला एंगल, ये बच रहा है। अब कैसे करोगे, एक चीज और देखो, ये बताओ ध्यान से, ये जरा नीचे वाला पकड़ो तो ट्रायंगल सर, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये जो ये जो रेड वाला है, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बी सी डी ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बी सी डी में एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल तो पता ही है R1 R2, तो तीसरे का एंगल क्या होगा 180 माइनस R1 प्लस R2, होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला जो एंगल है वो है आपका 180 माइनस R1 प्लस R2, क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो दो एंगल का जोड़ दो, 180 में से घटा दो, तीसरा बदल जाएगा। तो इसे सी वाला भी पता चल गया आपको, 180 माइनस R1 प्लस R2, और चारों एंगल हो गया। और ये चारों किसके बराबर होंगे क्वाड्रिलेटरल में, 360 के। 90 प्लस 90 180, और 180 और 180 कितना हुआ 360। तो ये हो गया ए एंगल ऑफ प्रिज्म 360 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360। तो 360 कट गया और माइनस R1 R2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल में क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया, ठीक है। अभी बचा है, अभी डेविएशन तो बचा ही है ना अभी। अच्छा डेविएशन जरा निकालो, ठीक है। हेडिंग क्या लिखे थे, डेविएशन ना, तो डेविएशन बचा है अभी। अब जरा डेविएशन निकालो। तो डेविएशन के लिए मैं ट्रायंगल फिर से बना दे रहा हूं, ध्यान आसान हो जाएगा। हाँ एक चीज और, पहले ये पूरा आई है पूरा, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी पूरा क्या होगा आई होगा। लेकिन उसमें से इतना पता है तो बताओ इतना आई माइनस R1 होगा कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट से पूरा आई होगा, आई में से इतना पता है आपको, तो पूरे में से इतना माइनस कर दो, इतना निकल जाएगा। सेम जो ये वाला है इसकी वैल्यू क्या होगी, E माइनस R2, दिख गया। अब जरा सिर्फ ऊपर वाला ट्रायंगल निकालो ध्यान से, ये यहां साइड बना ले रहे हैं, ये इधर गया, ये इधर गया, यही एंगल आपका I माइनस R1 और ये E माइनस R2, यही ट्रायंगल, यही है एंगल, ये वाला, ये जो है बीच वाला यही है, उसी को वहां बाहर बना दिया। समझ आ गया। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से दो इंटीरियर
इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के क्या होता है, बराबर होता है। तो दो इंटीरियर का सम कर दो, इन्हीं दोनों का कर दो, एक्सटीरियर के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू इंटीरियर का सम करो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा R2, R1 R2 को एक साथ कर दो तो ये हो जाएगा I प्लस E। अब समझो, एक काम करो, माइनस R1 प्लस R2 ऐसे लिख दो। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस अंदर जाएगा तो R1 को क्या कर देगा, माइनस, और जब ब्रैकेट अंदर फिर जाएगा माइनस तो R2 को भी क्या कर देगा। R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है आपकी, एंगल ऑफ, ले जाके पुट कर दो वहां पे। तो डेविएशन आ गया आपका डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। ये डेविएशन प्रोड्यूस्ड हुआ है एक प्रिज्म के द्वारा, तो ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म I प्लस E माइनस ए, ठीक। और इसका डेरिवेशन आता है पेपर में, डेराइव द इक्वेशन फॉर द प्रिज्म ऑफ डेविएशन। तो वो आपसे कहेंगे कि पूरा, तो आपको एज इट इज ऐसे पूरा फिगर बना के सब लिख ला के आपको करना पड़ेगा, समझ आया, ठीक। चलिए एक चीज और इसमें ध्यान रखो, याद रखो, अगर आपने इसको 30 डिग्री में इंटर कराया होगा तो 30 डिग्री में निकलेगा, ये भी है, ठीक है। 40 में इंटर कराए होगे तो ई की वैल्यू भी 40 ही होगी, मतलब जितने पे एंगल ऑफ इंसिडेंस घुसता है उतने से ही वो बाहर निकल जाता है। आई की वैल्यू हमेशा आपको सेम ही मिलेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक ये आता है कि प्रिज्म जो है वो डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। ये प्रिज्म डेविएशन दे रहा है। अब हमारी कोशिश ये है कि प्रिज्म जो डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कम से कम डेविएशन दे। कितना कम हम करवा सकते हैं कि प्रिज्म जो डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कम से कम दे, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा मिनिमम डेविएशन फॉर्म्ड बाय ए प्रिज्म, कि किसी भी प्रिज्म के लिए वो कौन सी कंडीशन है जिसमें डेविएशन कम से कम, भटकने के चांसेस कम से कम हो जाए। तो ये जो चांसेस है वो ये है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है और एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर है, छोटा बहुत है और बराबर है, तो उस कंडीशन में जो प्रिज्म के द्वारा डेविएशन प्रोड्यूस्ड होगा वो कम से कम ही होगा, याद रखिएगा। जैसे मैं कहा 60 डिग्री में आई हुआ तो ई की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 60 ही मिलेगी। आपने 75 डिग्री पे एंटर कराया तो ई की वैल्यू भी क्या मिलेगी, तो वो तो वैल्यू सेम है लेकिन वो मिनिमम डेविएशन नहीं है। कहा है वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू भी कम होनी चाहिए, मतलब कि आपने 15 डिग्री पे इंसिडेंट कराया तो उधर से भी 15 डिग्री पे निकलेगा और उस कंडीशन में जो डेविएशन देगा प्रिज्म वो बहुत कम देगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है, 20 डिग्री कम है, 25, मतलब एक जो मिनिमम डेविएशन माना जाता है वो 25 डिग्री तक माना जाता है, कि किसी भी प्रिज्म के द्वारा 25 डिग्री तक अगर आप डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस रखते हैं तो डेविएशन जो है वो आपको मिनिमम कम से कम ही मिलेगा। ऑन एक रिकॉर्ड रखा गया 25-30 तक भी जा सकते हो, उससे कोई वो नहीं है। तो आपसे अगर कोई पूछता है, पेपर में आता है व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन वो डेविएशन प्रोड्यूस्ड होता है किसी भी प्रिज्म से जिसमें उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर भी होता है और छोटा भी होता है, समझ आया, ठीक। डालो हेडिंग मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, द एंगल ऑफ इमर्जेंस, the angle of emergence of the ray, the angle of emergence of the ray from the second phase, from the second phase। अब इस एक लाइन की मतलब एक लाइन का जो वैल्यू है वो क्या है, द एंगल ऑफ इमर्जेंस, यही है E,
ऑफ द रे फ्रॉम द सेकेंड फेज, सेकेंड फेज तो यही है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है, जो सेकेंड फेज का है, फेज इक्वल्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस, equals the angle of incidence of the ray on the first phase, on the first phase। सेकेंड लाइन का मतलब है क्या, एंगल ऑफ इमरजेंट जो कि सेकेंड फेज पे है वो बराबर हो एंगल ऑफ इंसिडेंस के जो कि फर्स्ट फेज पे हो, कॉमा, देन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज मिनिमम, देन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज मिनिमम, देन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज मिनिमम। ये हो गया। चलो इसका तो काम नहीं लगेगा, फिगर आप बनाए भी हो, ठीक है। बाकी उसके बाद कंडीशन जरा नीचे ऐसे लिख लो, सीधे हाइट मत डालना, सीधे लिख लो कि मिनिमम डेविएशन तब आएगा जब आपका आई ई के बराबर हो जाएगा, और अगर ये कहानी बराबर हुई तो उस समय R1 इज इक्वल टू R2 ये भी बराबर हो जाएगा, और इसको R के बराबर मान लो। ये दो कंडीशन हो जाएगी तुरंत, ठीक है। क्योंकि जब I बहुत छोटा हो जाएगा तो R1 बहुत छोटा हो जाएगा, उसके R2 फिर वो भी छोटा हो जाएगा, फिर वो इतना छोटा हो जाएगा कि दोनों को एक साथ मान सकते हो। मतलब वही है, ये 15 डिग्री होगा तो ये 14.216 ऐसे ही आएगा फिर, तो लगभग आप असम्पशन करके मान सकते हो कि वो इक्वल ही होगा, ठीक। चलिए स्टार बनाओ। अगर इफ प्रिज्म इज केप्ट इन एयर, अगर आप प्रिज्म को एयर में रखते हैं तो मिनिमम डेविएशन मिलेगा, देन द refractive index of prism at minimum deviation। चलो अब पहले मतलब समझ लो, इसका फॉर्मूला डराइव कर लो, फिर बैठ के लिखो। क्या कह रहा है कि अगर आप अपने प्रिज्म को एयर में रखते हैं और वो प्रिज्म से उम्मीद किए हैं कि वो प्रिज्म मिनिमम डेविएशन का है, मतलब प्रिज्म आपका मिनिमम डेविएशन का है और उसको आपने एयर में रखा है, तो उस समय जो उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, तो वही अभी डिराइव करके निकलवाएंगे। याद रखिएगा, पूछा जाएगा। एक प्रिज्म है जो कि मिनिमम डेविएशन शो करने जा रहा है या मिनिमम डेविएशन शो कर रहा है और वो एयर में रखा है, तो उस समय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उस प्रिज्म का। कंडीशन है, कोई है चाहे डिराइव करने के लिए क्वेश्चन देगा ऐसे, ठीक है। तो एक चीज तो हमें पता है, जैसे ये वाली आपको फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, दैट इज I इज इक्वल टू E, ये पता है, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ये पता है। चलो अगर ये पता है, अब आप जरा डेविएशन देखो इधर। तो डेविएशन अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाले थे, I प्लस E माइनस A, यही निकाले थे। I और E तो बराबर हो गया, तो आप मिनिमम डेविएशन निकालने जा रहे हो, तो डेविएशन जो है वो मिनिमम, तो डेविएशन मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस I माइनस A, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस A लिख सकते हो, ठीक है। A को जरा उधर भेजो, तो A को जब उधर भेजोगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस A इज इक्वल टू 2I, यहां से I निकाल लो, तो I इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत? एंगल ऑफ प्रिज्म आपने निकाला था
A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और आपने बोला है R1 प्लस R2 R के बराबर है, तो इसको लिख सकते हो A इज इक्वल टू R प्लस R, तो A इज इक्वल टू R प्लस R2R, यहां से R की वैल्यू निकालो तो ये हो गया A/2। अभी ये दोनों I और R निकाले हो, अभी काम लगेगा वैल्यू पुटिंग करने में। कैसे लगेगा, कहां लगेगा, अब जरा ये देख लो फिगर। चलो अब ये रफली फिगर है, ये आपका एयर है, ये हो गया एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये आपका प्रिज्म है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एनपी। लाइट अंदर गया, यहां से आपने नॉर्मल खींचा, यहां लाइट इधर गई, फिर आपने नॉर्मल खींचा और लाइट ये निकल गई, डेट इज इमर्जेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां नॉर्मल से जो एंगल बना एंगल आई, और ये जो बाहर निकला वो निकला एंगल ई। तो अब ध्यान दो, स्नेल्स लॉ लगाते हैं इसमें। स्नेल्स लॉ क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, जिस मीडियम से लाइट आ रही है और उसी मीडियम का मल्टीप्लाई उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो साइन आई इज इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहा है N2 और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्योंकि उस मीडियम का रखना है तो उस मीडियम का, तो साइन यहां पे क्या रखाएगा, आर ही रखोगे ना, क्योंकि अंदर जाओगे, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने R1 R2 को क्या बोल दिया है, R बोल दिया है, तो वो R ही हो गया डायरेक्ट। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू N2। N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म का है ना, तो यहाँ NP कर लो, यहाँ एयर था तो A कर लो, ये हो जाएगा NP मल्टीप्लाई बाई साइन R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। आई आर की वैल्यू इसीलिए तो निकाल के बैठे हो पहले से, बस वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी इज इक्वल टू साइन आई की जगह पूरा ये जाएगा, तो पूरा जाएगा तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आई डिवाइडेड बाई साइन आर, आर का हो गया A/2। ये है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वो अपनी मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करने जा रहा होगा और वो उस समय एयर में रखा होगा। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा, वो आपको सब दे देंगे, मिनिमम डेविएशन दे देंगे, एंगल प्रिज्म पता ही है क्योंकि 60 डिग्री है, खाली देखो ए पहले से पता है, ए पता ही है, मिनिमम डेविएशन वो आपको बता देंगे प्रिज्म का, आपसे कहेंगे उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, या प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, और एंगल पता ही है, कहेंगे मिनिमम डेविएशन निकालिए। समझ आया, तो ये आता है, डेराइव करने के लिए भी आएगा, ठीक है, चलो कर लो इसी। हाँ सुनो, इसी को बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला पेपर में बोर्ड में मिलना होगा तो ये कहेगा स्टेट प्रिज्म फॉर्मूला, राइट प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक। चलिए, इसका एक ग्राफ है जो बहुत फेमस है, जो पूछना होगा तो आपसे पेपर में पूछेगा, मिनिमम डेविएशन, सीधे कहेगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो ग्राफ चाहे डायरेक्ट याद रखो, वहां आपको समझाना नहीं रहेगा। इसका जो ग्राफ होता है वो बेसिकली ऐसे जाता है, ठीक है। अब होता क्या है देखो, पैराबोला नहीं है ये, पूरा पैराबोला नहीं होता ये, ठीक है, बाकी इधर आई इधर डेल्टा, ठीक है, इस वाली एक्सिस पर डेल्टा हो गया और इस वाली एक्सिस पर आई हो गया। अब एक तो ये हो गया, समझाने के लिए अलग अलग ले रहा हूं, ये I1 हो गया, एक तो यहां हो गया आपका ये I हो गया, और एक तो आगे बढ़ गया, फिर भी मैं इसको यहां ले रहा हूं, ये हो गया I3। अब जरा आप इस चीज को ध्यान से नोटिस करो कि यहां जैसे जैसे, क्योंकि ये वाली एक्सिस आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस की है, तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो, शुरू में पहले किस टाइम धीरे धीरे डेविएशन क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब कि इफ फर्स्टली we increase angle of incidence, then
डेविएशन डिक्रीजेस। तो शुरू में जब हम आई को बढ़ाते हैं तो डेविएशन घटता है। एट ए सर्टेन पॉइंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक सर्टेन वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक सर्टेन वैल्यू जिस पर जो डेविएशन है वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। देखो एंगल बढ़ा है, इंसिडेंस एंगल बढ़ा है, डेविएशन धीरे धीरे घटते 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 जितना घट सकता था वो उतना घट गया। अब इसके बाद घट नहीं रहा है डेविएशन, इसके बाद डेविएशन क्या हो रहा है, तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। तो जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो डेविएशन घटेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, डेविएशन घट रहा है घट रहा है घट रहा है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आने के बाद डेविएशन इससे नीचे नहीं घटेगा। अगर आपने अब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो अब डेविएशन घटने की बजाय डेविएशन भी साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिस एंगल पर, जिस पॉइंट, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंड डेविएशन अब मिनिमम पहुंच गया, बेसिकली उसी को नाम दिया मिनिमम डेविएशन, उसी को नाम देते हैं। ठीक है, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे जो डेविएशन प्रोड्यूस्ड होगा वो डेविएशन कैसा होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। उसके बाद आप अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो, ठीक है, आफ्टर अटेनिंग मिनिमम डेविएशन अटेन करने के बाद इफ वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन डेविएशन ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर आप मिनिमम डेविएशन पर पहुंच गए हो, उसके बाद भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो, तो मिनिमम डेविएशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ आया? दूसरा, ग्राफ पैराबोला नहीं है। पहली बात ये क्लियर रखिएगा, पैराबोला नहीं है ये ग्राफ। ये क्योंकि फिगर में आपसे पूछा जाएगा विच, वो ऐसे फिगर देगा और कहेगा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ग्राफ, तो वो रहेगा पहला पैराबोला, हाइपरबोला, वो लिखेगा नॉट ए पैराबोला। ये पैराबोला नहीं है, बस इतना जानिए स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। ये राइट साइड थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा झुका है राइट साइड की तरफ। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशन का फिगर है, पेपर में आने के चांसेस पूरे हैं। वो आपसे या तो फिगर बनवाएंगे या वो इन तीन कंडीशन में कोई एमसीक्यू में कंडीशन देंगे केस बेस्ड स्टडी में या असर्शन रीजन में, या वो आपसे एमसीक्यू में ये पूछेंगे कि फिगर कौन सा है ये। ठीक, ये हो गया आज का। ठीक, कल आपका वो स्टार्ट हो जाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज आई, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप।